जय हिंद दोस्तों। मैं विकास कुमार आप सभी का ब्रिलियंट मैथ पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स और फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ समझेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। बहुत डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है? तो गोलीय दर्पण, देखिए, गोलीय दर्पण को इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर कहते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिए। देखिए, गोलीय दर्पण समझ लेंगे तो अपने आप ही अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण समझ लेंगे। रियल में परीक्षा में पूछता है कि गोलीय दर्पण कितना प्रकार के होता है, तो आंसर मारिएगा 2 प्रकार के होता है। पहला कौन होता है? तो अवतल दर्पण, और दूसरा जो होता है उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण को कनकेव मिरर कहते हैं और उत्तल दर्पण को कन्वेक्स मिरर है। तो दोनों के बारे में समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। ध्यान दीजिए, गोलीय दर्पण इसका नाम है, अर्थात ये गोलाकार होता है गोलीय दर्पण। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम फिगर बना रहे हैं। देखिए, यही हमारा है गोलीय दर्पण। देख, गोला बना दिए। ये क्या हो गया? हमारा गोला। और गोला हो गया ना, और इसी को हम लोग बीच से काट देंगे। क्या काट देंगे? क्या करेंगे? बीच से इसको क्या कर देंगे? 2 भाग में बांट देंगे। 2 भाग में बांट दिए तो 2 भाग में जब बट गया ना, अगर इसको हम बाहर से ऐसे कलई कर दिए, रस्तित कर दिए अर्थात बाहर से कलई कर दिए, तो ये हमारा अवतल दर्पण बन गया। कौन दर्पण बन गया? तो अवतल दर्पण। देखिए, यहाँ पर इसको बनाए हैं, यहाँ पर। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अवतल दर्पण जो है ना, गोलीय दर्पण का ही भाग होता है। और यही इधर वाला जो है, इसको अंदर से हम रस्तित कर देंगे, पेंट कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा उत्तल दर्पण। क्या बन जाएगा? उत्तल दर्पण बन जाएगा। जहां यहाँ पर लेकर आए, देखिए, यही वाला फिगर यहाँ पर डायरेक्ट बना दिए हैं। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि उत्तल दर्पण भी गोलीय दर्पण का ही भाग होता है। गोलीय दर्पण कितना प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों का अब हम लोग परिभाषा समझेंगे और इसके बारे में समझेंगे कि कैसा कैसा प्रश्न इस पर बनता है। एकदम हर साल 100 में 100% गारंटी है कि हर साल अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रश्न बनता ही बनता है। आज के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आपसे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से कोई भी प्रश्न आएगा तो गलती नहीं होगा। तो चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण क्या होता है? और ध्यान दीजिए, गोलीय दर्पण जो होता है ना, गोलीय दर्पण का परिभाषा होता है, गोलीय दर्पण की परिभाषा होता है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है, उसे ही गोलीय दर्पण कहते हैं। सुनाई दिया? देखिए, फिर एक बार बोल रहे हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का, भरा हुआ गोला ना, जैसे एक फुटबॉल हो गया तो फुटबॉल खोखला गोला हो गया। अब ऐसे ही एक गोली ले लेंगे, कांच खेले हैं ना, तो वो भी गोला है लेकिन वो खोखला नहीं है। तो यही परिभाषा हम बोल रहे हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले को, उसको क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण कितना प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार के होता है। ये इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है। देखिए, अवतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कनकेव मिरर। वैसा दर्पण जिसका जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा होता है तथा बाहरी सतह रस्तित होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। रस्तित का मतलब होता है पेंट। जैसे यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका जो परावर्तक सतह होता है ना, परावर्तक सतह अवतल दर्पण का जो होता है, वो अंदर की तरफ धंसा होता है। देखिए, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्या है? अंदर तरफ धंसा होता है। सबसे पहले आप लोग को मन में एक बात आ रहा होगा, आखिर परावर्तक सतह होता क्या है? देखिए, समझा। देखिए, पीछे वाला वीडियो आप लोग यदि देख कर आए होंगे तो आप लोग क्लियर समझ में आ रहा होगा कि परावर्तक सतह क्या होता है। पीछे हम बता चुके हैं। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा।
ध्यान दीजिए, फिर एक बार समझा दे रहे हैं। देखिए, परावर्तक सतह उसे कहते हैं जिस सतह से प्रकाश टकराता है और वापस अपने माध्यम में लौट जाता है, वही हमारा क्या होता है, परावर्तक सतह होता है। जैसे में यहाँ से प्रकाश ऐसे आएगा यहाँ से टकरा के, यहीं से टकरा कर, मान लीजिए इधर पेंट है, इधर पेंट कर दिए हैं, उधर तो प्रकाश पार न कर पाएगा, तो यहाँ से टकरा कर इधर अपने माध्यम में वापस लौट जाता है। और किस सतह से टकरा कर लौटा है, तो इसी सतह से ना, इधर वाला सतह से टकरा कर लौटा है। इधर वाला ही सतह हमारा परावर्तक सतह होगा। आई होप कि आप लोग परावर्तक सतह समझ में आया होगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो अवतल दर्पण का परिभाषा यही होता है कि अवतल दर्पण का ये परावर्तक सतह धसा होता है और बाहरी सतह जो होता है ना, बाहरी सतह रचित होता है, उसे ही अवतल दर्पण कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, इससे प्रश्न बनता है, अभी जितना बताएं इससे यही प्रश्न बनेगा ना, डायरेक्ट बनेगा परीक्षा में कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, तो चुपचाप आंसर कर दीजिएगा, धसा होता है। और इसका बाहरी सतह क्या होता है, रचित होता है, पेंट किया हुआ होता है। इतना ही नहीं, अभी और अवतल दर्पण से प्रश्न बनता है। देखिए, आप लोग यदि पीछे वाला वीडियो एक बनाए थे कि किरण पुंज क्या होता है, वो वाला वीडियो आप यदि नहीं देखे हैं तो जाकर देखिएगा जरूर। उसमें बताए थे कि किरण पुंज 3 प्रकार के होता है, एक अभिसारी किरण पुंज होता है, दूसरा अपसारी किरण पुंज होता है, और एक तीसरा होता है समांतर किरण पुंज होता है। पूरा डिटेल में वहां पर समझाया गया है, वहां पर जाकर जरूर देखिएगा। थोड़ा सा हम यहाँ पर समझा दे रहे हैं अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। देखिए, अभिसारी किरण पुंज जो होता है ना, उसमें क्या होता है ना, प्रकाश आता है और एक बिंदु पर इकट्ठा होता है, वही कहलाता है अभिसारी किरण पुंज। यानी किरणों का समूह जो होता है एक बिंदु पर आकर क्या होता है, इकट्ठा होता है, वही हमारा क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज। तो अवतल दर्पण का यही काम है, अवतल दर्पण का यही काम है कि क्या करता है ना, प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, प्रकाश की किरण ऐसे आएगी और क्या यहाँ से लौट के एक बिंदु पर क्या होती है, इकट्ठा होती है, एक बिंदु पर इकट्ठा होती है, तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अवतल दर्पण का काम यही है, सभी प्रकाश की किरणों के एक बिंदु पर फोकसित करती है। इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। और अभिसारी के दूसरा नाम है संसृतकारी। तो कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, तो ऑप्शन में डाल देगा संसृतकारी, तो वो भी सही है। अभिसारी देगा तो सही है, और संसृतकारी भी दे देगा तो भी सही है। याद रहेगा ना। 2 नंबरिया प्रश्न पूछता है आप लोगों से कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो चुपचाप आप लोग यही लिख दीजिएगा। अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों के, बता दे रहे हैं, अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करती है, अर्थात इकट्ठा करती है, एकत्र करती है, इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, परीक्षा में बहुत बार पूछा है कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, याद रखिएगा, अभिसारी दर्पण। ठीक, ये पहला हो गया, इस बात को याद रखिए। आई होप कि आप लोग ये समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण से फिर क्या प्रश्न बनता है। देखिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, याद रखिएगा, अवतल दर्पण में सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। देखिए, फिर बता दे रहे हैं, यदि आप लोग प्रतिबिंब वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्रतिबिंब वाला वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें प्रतिबिंब के बारे में समझाया गया है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, पूरा डिटेल में समझाया गया है। तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, सभी प्रकार के बनता है। सभी प्रकार के कहने का मतलब, इसमें अवतल दर्पण में वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक भी प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब का नाम ही दूसरा नाम क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। फिर बोल रहे हैं, अवतल दर्पण में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, आभासी भी बनता है और वास्तविक बनता है। ये बात याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए, फिर इसमें क्या होता है कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, वस्तु से बड़ा बनता है, छोटा भी बनता है और वस्तु के बराबर भी बनता है। इसीलिए आप लोग स्टार्टिंग में ही बोले कि अवतल दर्पण में सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के समान कोई भी ऐसा दर्पण नहीं है जिसमें सभी प्रकार के प्रतिबिंब बने। फिर बता दे रहे हैं, याद रखिएगा, अवतल दर्पण में वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है, छोटा भी बनता है और वस्तु के बराबर भी बनता है। आई होप कि आप लोग पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग उत्तल दर्पण पे। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं, कन्वेक्स मिरर कहते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है, यहाँ पर देखिए लिखे हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, उभरा होता है। इसमें क्या बताया है,
परावर्तक सतह इसका जो होता है ना उभरा होता है, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। और भीतरी सतह जो होता है इसका ना, भीतरी सतह पेंट किया होता है, रचित किया होता है। याद रहेगा ना। चलिए ध्यान दीजिए, फिर एक बार बोल रहे हैं, उत्तल दर्पण जो होता है इसका बाहरी सतह क्या होता है, उभरा होता है। क्या होता है, उभरा होता है। और भीतरी सतह रचित होता है, याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण का जो दूसरा नाम होता है ना, उत्तल दर्पण को अपसारी, देखिए इसको हम क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। लिख दे रहे हैं बोर्ड पर, अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी का दूसरा नाम होता है संसृतकारी, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या होता है, अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण का नाम होता है दूसरा अपसृत। क्या बोल रहे हैं, अपसृतकारी दर्पण। अब यहाँ पर समझेंगे कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण का काम होता है कि प्रकाश की किरणों को फैलाना। प्रकाश की किरणों क्या करना, फैलाना। हम जब किरण पुंज पढ़ाए थे तो आप लोग को बताए थे कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो अपसारी किरण पुंज उसे कहते हैं जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर पूरा चारों दिशाओं में से फैलते चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो इसीलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को आगे की ओर फैलाती चल जाती है। इस बात को याद रखिए। इससे भी प्रश्न पूछा है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को चारों दिशाओं में क्या करती है, फैला देती है। यही आंसर लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। बहुत MBBI है। आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा। तो ये हो गया पहला। अब फिर ध्यान दीजिए, फिर इससे क्या प्रश्न बनता है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। देखिए, एक बात और आप लोगों को समझा दे रहे हैं। बार बार क्या करता है ना, आप लोग को एग्जाम में चाहे मतलब बुक होगा, उसमें लिखा होगा 2 शब्द आता होगा, हासित, एगो हासित आता होगा, हासित प्रतिबिंब आता होगा, हासित प्रतिबिंब, एगो आवर्धित प्रतिबिंब आता होगा, आवर्धित प्रतिबिंब। याद रखिए, हासित मतलब होता है छोटा, हासित मतलब क्या होता है, छोटा, और आवर्धित मतलब होता है बड़ा। इस बात को याद रखिए, कभी कभी दे देता है ऑप्शन में। क्या बोले, हासित मतलब क्या होता है, छोटा, यानी कि जिसमें छोटा प्रतिबिंब बनता होगा ना वहां पर हासित लिख सकता है, और जहां बड़ा प्रतिबिंब बनता होगा ना वहां पर आवर्धित लिख सकता है। ये बात याद रखिएगा। तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक और सीधा बनता है। क्या बनता है, काल्पनिक और सीधा। इसमें बताए ना, इसमें काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। इसमें अवतल दर्पण में क्या बात है कि सभी प्रकार के वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक बनता है, और सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है। वस्तु से छोटा भी बनता है, वस्तु के बराबर भी बनता है, और वस्तु से बड़ा भी बनता है। इसमें बताए थे ना। लेकिन इसमें हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब करते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब जो होगा ना सीधा होगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा, और वस्तु से हमेशा हमेशा छोटा बनता है। इस बात को याद रखिएगा। आई होप कि आप लोग पूरा ये कंप्लीट समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।